नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विमर्श में आज हम चर्चा करेंगे यूपी के बजट की। यूपी का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट प्रस्तुत किया। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए है। ये बजट प्रदेश की जन आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेगा और क्या क्या खास है आज के बजट में, इसको जानेंगे इस विमर्श में हमारे साथ आज उपस्थित हुए हैं प्रमुख अर्थशास्त्री और राजधानी के प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री पंकज अग्रवाल जी। पंकज जी का हम आज अपने विमर्श में स्वागत करते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। प्रदेश में आज योगी सरकार का 5वां और आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट पेश किया। इनमें 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। यह बजट पिछले साल के मुकाबले 38,000 करोड़ ज़्यादा है। योगी सरकार ने किसानों, मजदूरों, छात्रों और युवाओं पर विशेष जोर दिया है। बजट में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू करने का प्रावधान है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ और किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ का इंतजाम किया गया है। किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा के तहत 15,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत 100 करोड़ का इंतजाम किया गया है। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4,094 और राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। युवाओं को मुफ्त कोचिंग के लिए शुरू की गई अभ्युदय योजना में पात्र छात्रों को टैबलेट देने के लिए 20 करोड़ का इंतजाम है। बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश के कई जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। युवाओं में खेलकूद को बढ़ावा देने और उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए मेरठ में 20 करोड़ से खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 करोड़ से स्टेडियम और ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रदेश में 19 जिलों में 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। प्रदेश में मजदूरों को घंटे के हिसाब से भुगतान कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। यहाँ श्रमिकों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए 270 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला श्रमिकों को पुरुषों के बराबर दिहाड़ी दिलवाने के लिए सलाहकार कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। कुछ नई योजनाएं भी लाई गई हैं। महिला सामर्थ्य योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में 100 करोड़ से कन्या पोषण योजना शुरू की जाएगी। प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों, पल्लेदारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 12 करोड़ से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू होगी। श्रमिकों की मदद के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू होगी। इसके लिए 142 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र की योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ की व्यवस्था हुई है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा कर योगी सरकार ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य के पहले पेपरलेस बजट के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। मैं इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त जी को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को इतने शानदार बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। चर्चा शुरू करते हैं। पंकज जी, आज जो हमारा ये विमर्श है, इसमें हमने आपको आमंत्रित किया है ये जानने के लिए कि ये जो बजट है उत्तर प्रदेश का, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या बजट का जो आकार है वो समुचित है या और पैसा बढ़ाया जाना चाहिए था? क्या क्या इसमें खासियत है? किन चीज़ों को आप देखते हैं कि जो और नई योजनाएं होनी चाहिए थी? वैसे तो ये बजट, जैसा हम सब जानते हैं कि ये इस सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम वर्ष का बजट है, लेकिन किसी भी बजट को जो एक देखने की हमारी पद्धति होनी चाहिए वो कि एक समग्र रूप में कि पिछले 5 वर्ष में बजट की क्या दिशा और दशा रही है। हर वर्ष का बजट किसी न किसी एक थीम को लेकर के समर्पित रहा है और इस प्रकार इस बार का बजट, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि यह समग्र और समावेशीता की ओर उसको समर्पित ये बजट है। और इन्होंने जो एक इस जैसे कि जो एक हमारा आत्मनिर्भर भारत की जो एक कल्पना चल रही है देश के अंदर, उसमें आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जब तक नहीं होगा तब तक आत्मनिर्भर भारत भी संभव नहीं है। उस दिशा में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक संकल्पना को लेते हुए उसके 4 स्तंभों पर आधारित इस बजट को उन्होंने रखा है, जिसमें प्रमुख है अवस्थापना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है आपका जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, और फिर सामाजिक सुरक्षा, किसान की आय को दुगनी करने का जो 2022 का लक्ष्य है, इन चारों बातों को लेकर के इस बजट को
केंद्रित किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और जन स्वास्थ्य के ऊपर, उसमें एक बहुत बड़ी सहयोगी की भूमिका में राज्य सरकार का ये बजट आगे बढ़ेगा। तो स्वास्थ्य पर कितना सरकार ने एलोकेशन किया है और स्वास्थ्य में क्या और बढ़ाया जाना चाहिए था? जैसे अभी इसमें एक ये भी आया है बजट में कि टीकाकरण मुफ्त किया जाएगा, टीकाकरण के लिए कुछ धन की व्यवस्था सरकार ने की है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना के बाद का बजट क्या लगता है समुचित है या और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था? स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत डिटेल में अभी मैं इस बजट में नहीं कुछ कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से जो केंद्र सरकार का बजट था वो भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। उसके अंदर भी मोबाइल हॉस्पिटल्स की कल्पना की गई है, पीपीपी मॉडल्स में उसको बढ़ाने की बात कही गई है, और उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा एलोकेशन स्वास्थ्य के लिए, जबकि स्वास्थ्य एक राज्यों का विषय हो जाता है, लेकिन केंद्र के स्तर पर भी स्वास्थ्य के अंतर्गत एक बहुत बड़ा एलोकेशन केंद्र सरकार ने इस काम में किया है। इसके जो बजट है, इसमें जो बजट का आकार है, इसके साथ साथ इसमें जो आय है वो कम है और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का घाटा है। तो इस घाटे को कैसे आप देखते हैं कि घाटा कैसे सरकार कम करे? डेफिसिट बढ़ता जा रहा है सरकार का। इस बार तो डेफिसिट वैसे तो चिंता का विषय है, हमेशा से रहा है, लेकिन एक ये विषम परिस्थितियों का बजट जिसको हम कहते हैं, सरकार के पास साधन भी सीमित हैं कि नए कर व्यवस्था लगाने में सरकार के पास और राज्य सरकारों के पास तो जब से वैट चला गया, जीएसटी है, तब से बहुत आय के साधन एक प्रकार से केवल मुख्य रूप से कहिए कि जिसको कि एक आज का जो ज्वलंत विषय पेट्रोल है, उसके ऊपर जो सरकार वैट लेती है, एक वो बहुत बड़ा आय का स्रोत होता है, और दूसरा एक आबकारी कि राज्य सरकारों के पास मुख्य रूप से जो आय का स्रोत बचा हुआ है। तो उसी के आधार पर, लेकिन अवस्थापना और बाकी सेविंग्स के जरिए जिसको कहना चाहिए, मैं समझता हूँ कि सरकार अपने जो एक टेक्नोलॉजी के जरिए जो एक डिसिप्लिन लाने का प्रयास सब तरफ जो हो रहा है, लीकेजेस को रोकने का जो एक प्रयास हो रहा है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये इस डेफिसिट को भी कंट्रोल करने में ये सरकार सक्षम होगी, मैं समझता हूँ। आईटी के क्षेत्र में क्या विशेष उल्लेखनीय किया है सरकार ने? आईटी के क्षेत्र में 3 प्रमुख घोषणाएं जो इसमें बजट में की गई हैं। एक तो जेवर के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की बात है। दूसरा, जो बुंदेलखंड में हमें मालूम है कि जो डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, उसमें डिफेंस से रिलेटेड एक इलेक्ट्रॉनिक पूरा क्लस्टर बनाने की सरकार ने घोषणा की है। और तीसरा, जो हम यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं, तो लखनऊ में एयरपोर्ट के पास नादरगंज एरिया में पीपीपी मॉडल के ऊपर एक आईटी का पूरा एक हब, पूरा सेक्टर, आईटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की सरकार की योजना है। इसके लिए इन्होंने इस बजट में घोषणा की है। और यह एक, मैं समझता हूँ कि एक जो हमारा आईटी सेक्टर एक सेंटर्ड हो गया था नोएडा में, उसको भी विस्तार मिलेगा। और एक जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद आदि जैसे आईटी हब के रूप में डेवलप हुए हैं, वैसे ही हमारा उत्तर प्रदेश में भी विशेष रूप से जो ईस्टर्न यूपी में लखनऊ है, एक सेंटर के रूप में डेवलप होगा। तो इससे यहाँ के जो युवाओं का जो पलायन कहिए, या जो युवा हैदराबाद, बेंगलोर अपना शहर छोड़ के और अपना प्रदेश छोड़ करके जो जा रहे थे, उनका भी जाना रुकेगा और वे यहीं पे रह करके इस आईटी सिटी के और आईटी प्रोजेक्ट का फ़ायदा ले सकेंगे। नया आईटी सिटी बनेगा एक लखनऊ में। हाँ, एक नया आईटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहा है इन्होंने नादरगंज में। अब किसान उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख है वो कृषि है, उत्तर प्रदेश का आधार। तो कृषि के लिए बजट में क्या खास है किसानों के लिए? जैसे घोषणा की है कि किसान दुर्घटना बीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा, इसके अलावा और किसानों के लिए कोई उल्लेख? किसानों के लिए भी बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन जैसा कि भाषण में और जैसी कि घोषणा की है, एक विशेष किसान समन्वित विकास योजना के नाम से मुख्यमंत्री कृषि विकास समन्वित विकास योजना की घोषणा सरकार ने अपने इस बजट में की है। अभी डिटेल्स तो उसकी जब आएंगी तब उसके बारे में बहुत डिटेल में इसकी कभी विशेष रूप से हम उसको लेके चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कृषि के मद में भी काफ़ी बड़ी संख्या में इसको इन्होंने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के नाम से 100 करोड़ रुपए
की व्यवस्था इस काम के लिए इन्होंने इसके लिए की है। क्षेत्र में इसमें की है। दायरा बढ़ाया है योजना का। और दूसरा, मुख्यमंत्री ये नई योजना के शुरू कर रहे हैं, कृषि समन्वित विकास योजना के नाम से, और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, उसके अंतर्गत भी 600 करोड़ की व्यवस्था है। और मुफ्त पानी किसानों को मिले, इसकी भी इस बजट में घोषणा की गई है। और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत भी 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य इस बजट में है, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा जोर है कि सोलर पंप हमारे किसान लगाएं। और दूसरा, केंद्र सरकार की भी योजना है कि कृषक केवल खेती वाला नहीं बल्कि एक ऊर्जा उत्पादन करने वाला बने। वो सोलर पंप के जरिए अपना पंप भी चलाए और सोलर ऊर्जा के बाद में ग्रिड को भी दे और उससे भी अपनी आय बढ़ाए, जो दुगना कृषक की आय दुगनी करने का लक्ष्य है। तो उसके एक आयाम में ये भी एक आयाम है कि वो कैसे अपने खेत के जो मेड़ पर, अपने किनारे, उसके ऊपर सोलर ऊर्जा उत्पादित करके ग्रिड को दे करके अपनी आय बढ़ा सकता है। और क्या लगता है आपको कि बजट में कोई खास विषय जो होना चाहिए था, जोड़ना चाहिए था, आपको लगता हो कि बजट में कोई नई योजना या कोई नया बजट कहना चाहिए जिस प्रकार का मुख्य रूप से जो प्रदेश का जो बजट रहता है वो एक प्रकार से एलोकेशन रेवेन्यूज़ का और उसका ही रहता है। लेकिन जो मुख्य बात जो दिखाई पड़ रही है वो है कि इस बार कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं कि पूंजीगत व्यय, उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में उछाल दिखाई पड़ रहा है। 1,13,767.70 करोड़ का पूंजीगत व्यय है, जबकि पिछली वर्ष का जो संशोधित अनुमान है वो मात्र 68,253.87 करोड़ था। और जो पिछले वर्ष का जो बजट अनुमान था वो भी केवल 81 करोड़ था। उसके सापेक्ष इस समय 1,13,767.70 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि सामान्य दृष्टि से 66% की जो इसमें ये ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, ये एक प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार से जो विशेष योजनाएं, क्योंकि अभी तक का जो हमारे प्रदेश का जो इम्बैलेंस रहा, सारा विकास अगर हम प्रदेश के डाटा उठा के देखें तो नोएडा पर केंद्रित है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक्सपोर्ट हो, बाकी सब चीज़ें केवल नोएडा एनसीआर में होने के कारण से, उसके कारण से हमारे यहाँ का ग्रोथ उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट में और आईटी सेक्टर में बहुत दिखती है। लेकिन प्रदेश का समग्र और समावेशित विकास नहीं दिखाई पड़ता। पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, उपेक्षित दिखाई पड़ता है, वहाँ पे उतना विकास नहीं हुआ। लेकिन इस बजट में बुंदेलखंड के, पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था है। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ की व्यवस्था है। और इस प्रदेश में जो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक मुहिम चलाई गई सरकार में आने के बाद, जिससे कि जो यहाँ का जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है और जो हमारे यहाँ की जो एक विशेष वैशिष्ट रहा है हर ज़िले का जिस उत्पाद का, उसको मार्केट मिले, उसका विपणन ठीक हो, वो दूर दूर तक पहुँच सके, उसके प्रचार प्रसार और उसकी सब प्रकार की सुविधाओं की दृष्टि से, उसके लिए भी इस बजट में 250 करोड़ की व्यवस्था है। तो समन्वित बजट है एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहना चाहिए पूरा समन्वित बजट है, क्योंकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड जो दो हमारे मुख्य उपेक्षित रहे प्रदेश में, उनके लिए भी एक विशेष ध्यान दे करके विशेष योजनाओं का इसमें प्राविधान किया गया है। पंकज जी, जो प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए बजट में क्या व्यवस्था की गई है? ग्राम विकास पर कितना फोकस किया है इस बजट में? विशेष रूप से जो एक कोरोना काल में भी ये समस्या देखने में आई कि जो हमारे ग्रामीण युवा काफ़ी बड़ी मात्रा में बाहर से आए, बेरोजगार हैं और मुख्य रूप से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे इसके प्रदेश सरकार हो, इनका मुख्य फोकस है स्वरोजगार पर। आज वो समय चला गया जब हम एक प्रकार से हर व्यक्ति नौकरी चाहता था। इस सरकार का जो इस बात पर विशेष बल है कि हम नौकरी देने वाले बने, हर व्यक्ति नौकरी पाने की चाह ना करे, इसलिए स्वरोजगार के ऊपर बहुत बल है, जिसके लिए चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे और इस प्रकार की योजनाएं हों, उस दिशा में एक सहयोगी की भूमिका में रहते हुए सरकार ने जो इस बजट में घोषणा की है वो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जिसके अंदर सामान्य वर्ग की महिलाएं
और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपए तक का बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज का ऋण देने की बिना ब्याज का ऋण देने की सरकार ने इसमें घोषणा की है। साथ ही सामान्य वर्ग भी इस ऋण को लेने का पात्र होगा। उन्हें केवल मात्र 4% वार्षिक ब्याज की दर पर यह ब्याज मिलेगा। महिलाओं के लिए भी बिना ब्याज के है, आरक्षित वर्ग के शेष लोगों के लिए बिना ब्याज के लिए है, सामान्य वर्ग के अन्य लोगों के लिए मात्र 4% की ब्याज की दर से ये मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत यह एक सरकार अपनी सहयोगी की भूमिका में इस प्रकार का कार्य कर रही है। दूसरा, हमारे यहाँ जो एक माटी कला खादी और ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत, उसको भी हमें मालूम है कि सरकार ने एक माटी कला आयोग बना करके जो हमारे कुम्हार और इस प्रकार के जो एक उनके उसको बल देने के लिए, अभी हमने देखा कि अब आजकल जो कुल्हड़ भी मशीन से बन रहे हैं, उनकी योजनाओं को और उनको एक बल देने के लिए वह भी एक माटी कला एक विभाग कार्य कर रहा है, आयोग बना है ग्रामोद्योग के अंतर्गत ही। उनकी भी परंपरागत कला और कारीगरी को प्रोत्साहित और संरक्षित करने के लिए उसके लिए भी बजट में 10 करोड़ का एक अलग आवंटन प्रस्ताव व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से ग्रामोद्योग और ग्रामीण रोजगार हमारा कैसे सक्षम हो और आगे बढ़े, उस दिशा में भी सरकार ने पूरी चिंता की है। महिलाओं के बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुछ अलग से व्यवस्था हुई है? बालिकाओं के लिए भी एक जो हमारी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, जैसे प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलती है, उसके अंतर्गत एक 1200 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था है, जिसमें बालिकाओं को एक टैबलेट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिससे कि वो अपनी उच्च शिक्षा ऑनलाइन कर सकें और उसके माध्यम से अपनी शिक्षा कर सकें। दूसरा, कुपोषण भी महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ा विषय रहता है। उसकी दृष्टि से भी सरकार ने एक बजट में विशेष आवंटन किया है, जो 100 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत। ये जो एक सरकार की जो पुष्टाहार योजना चलती है और राष्ट्रीय पोषण अभियान चलता है, उसके अतिरिक्त ये है, जिसमें कि सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। और फिर पुष्टाहार कार्यक्रम में 4094 करोड़ और राष्ट्रीय पोषण अभियान में 415 करोड़ रुपए की इस बजट में व्यवस्था सरकार ने की है। और इसके अलावा अभी उसकी बहुत डिटेल अभी नहीं है, लेकिन एक महिला सामर्थ्य योजना के नाम से भी एक नई योजना की घोषणा सरकार ने की है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट में एक एलोकेशन प्रस्तावित किया गया है। अभ्युदय योजना में भी लैपटॉप देने की घोषणा हुई है। कुछ ऐसा बहुत बजट भाषण में सुनने में आया था कि अभ्युदय घोष में भी जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं, उनको सरकार कुछ जो चयनित होंगे उनको एक टैबलेट उपलब्ध कराने की बात उन्होंने बजट भाषण में कही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का काफ़ी जोर रहा है इस सरकार का, तो क्या एक्सप्रेस वे की भी कोई नई योजना है या पुराने एक्सप्रेस वे पर ही काम होगा? नई एक्सप्रेस वे की तो अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन जो 4 प्रमुख चल रहे हैं, हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे, इसके लिए सरकार ने इसमें बजट में पर्याप्त एलोकेशन किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 1107 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1492 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ और गंगा एक्सप्रेस वे के लिए लैंड एक्विजिशन के लिए 7200 करोड़ तथा कंस्ट्रक्शन के लिए अभी 489 करोड़ 489 करोड़ की इस बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है। 1-2 एक्सप्रेस वे तो मैं समझता हूँ अभी शीघ्र ही प्रारंभ भी होने जा रहे हैं, और जो एक जाल कहना चाहिए सड़कों का विस्तृत इसमें जो बिछेगा, जिससे कि एक द्रुत गति यातायात के साधन और सब बढ़ेंगे, उससे भी एक शहर में एक विकास की धारा बह चलेगी, ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश जो है वो धार्मिक प्रदेश है एक तरह से। कई धर्म स्थल हैं, प्रमुख धर्म स्थल हैं यहाँ। राम और कृष्ण की जन्मस्थली है, नैमिषारण है, शुक्र तीर्थ है। तो क्या इस बजट में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए, तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी कुछ विशेष योजनाएं कुछ है, आपने देखा उसमें? अभी बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ, अयोध्या के लिए बजट में काफ़ी व्यवस्था है, क्योंकि अयोध्या में जो एयरपोर्ट आ रहा है उसको भी शीघ्र प्रारंभ करने की योजना है। हम जानते हैं कि अयोध्या काफ़ी लंबे समय तक एक जन्मभूमि विवाद के कारण से
एक प्रकार से तीर्थाटन की दृष्टि से उपेक्षित रहा। उस तुलना में अगर हम देखें तो वृंदावन जब हम जाते हैं तो बहुत विकसित पाते हैं। उसके दो कारण मुझे जो समझ में आए, एक तो उसका दिल्ली से निकटता, यातायात के पर्याप्त साधन की उपलब्धता, वहाँ आगरा एयरपोर्ट पास में है, दिल्ली एयरपोर्ट पास में है, वहाँ से सहजता से व्यक्ति पहुँचता है और अपना दर्शन किए, रुका एक रात और चला गया। वैसी कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा हमारे अयोध्या में अभी नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से एक नया अयोध्या बनाने का और शहरी विकास अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्रालय में मैं सरसरी तौर पर आने के पहले जब देख रहा था, तो अयोध्या के विकास के लिए एक व्यवस्था की गई है। जो वहाँ का जो DPR बन रही है नए विकास के, उसके लिए भी पर्याप्त फंड की व्यवस्था इस बजट में है। सरयू घाट और उसके लिए भी व्यवस्था है, एयरपोर्ट की भी व्यवस्था है, जिससे कि जब वो सीधी कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें सब प्रकार के विकास के आयाम खुलेंगे और वहाँ पे जो तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को वहाँ पर बल मिलेगा। बजट पर आज हमारी चर्चा काफ़ी सार्थक रही। पंकज अग्रवाल जी ने बहुत विस्तार से बजट के बारे में बताया। समन्वित बजट है, संतुलित बजट है उत्तर प्रदेश का। गांव और शहर दोनों के विकास के लिए एक उपयोगी बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है। आशा है इससे उत्तर प्रदेश विकास की गति में और तेज होगा और उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है और शीघ्र उत्तर प्रदेश की ख्याति, जैसा कि पूरे देश में है, और अधिक ख्याति प्राप्त करेगा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आज के विमर्श में इतना ही। कल फिर किसी विषय पर हम मिलेंगे विमर्श के लिए। पंकज अग्रवाल जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। पंकज जी, आप आए हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आभार। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।